हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स. These gametes fuse. So fusion of male and female gametes is called as fertilization. Yeah, syngamy. It leads to formation of zygote. Okay, and then zygote develops to form new organism. So sexual reproduction is elaborate, complex and slow process. Because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. मतलब it leads to variation. Okay, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता है, और वेरिएशन के कारण एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है. Okay, the organisms are better adapted to the environment. So this is about some features of sexual reproduction. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे about various phases of life, that is juvenile phase, reproductive phase and senescent phase. पहले हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हम पढ़ते हैं अबाउट जुवेनाइल फेज. सो द पीरियड ऑफ ग्रोथ अप टू अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. ठीक है, so all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. This period of growth is called juvenile phase. In plants, it is called vegetative phase. ठीक है, so this phase is of variable duration in different organisms, जो आगे हम पढ़ेंगे. तो आपको ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ वो पढ़ते वक्त पेज नंबर 8 और 9 रेफ़र करना है. एनसीईआरटी का पेज नंबर 8 और 9, साथ ही साथ नोट्स का भी पेज नंबर 1 जो हमने पार्ट 2 आज आपको सेंड किया है वो भी रेफ़र करना है. ठीक है, अभी हम देखते हैं जुवेनाइल फेज के कुछ कंसेप्ट्स. जैसे आपके एनसीईआरटी में पूछा है या लिखा है, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, तो जैसे ही जुवेनाइल फेज ख़त्म हो जाता है प्लांट में तो फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज. तो 3 फेज कौन से है, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज. तो जैसे ही वेजिटेटिव फेज ख़त्म तो फिर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट. तो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स में व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. तो जैसे ही वो फ्लावर उनमें बन जाते हैं, फ्लोरल बर्ड आ जाते हैं, फ्लावर ग्रो होने लगते हैं, फ्लावर डेवलप होने लगते हैं, तो हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स का वेजिटेटिव फेज ख़त्म हुआ है और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है. फिर एनसीईआरटी आपको सवाल पूछता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर. तो मैं 1 बाय 1 डिक्टेट करता हूँ, आप आपके एनसीईआरटी या नोटबुक में या नोट्स में नोट डाउन करना. तो मैरीगोल्ड टेक्स 45 to 50 days फॉर फ्लावरिंग. Marigold takes 45 to 50 days for flowering. Then rice and wheat, they take 2 to 3 months for flowering. Okay, rice and wheat, they take 2 to 3 months for flowering. Coconut, it takes about 4 to 5 years. Mango, also 3 to 5 years for flowering. ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग की. ठीक है, फिर मैंगो में तो हर साल फ्लावर आते हैं, हर साल फ्रूट आता है, दैट इज़ डिफरेंट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग. आई विल रिपीट, मैरीगोल्ड 45 to 50 days, राइस एंड व्हीट 2 to 3 months, कोकोनट 5 to 6 years, 4 to 5 years, मैंगो 3 to 5 years. ठीक है, तो ये जनरल कंडीशन में जनरली ऐसा होता है. स्पेसीज टू स्पेसीज ये वेरी कर सकता है. फिर एनसीईआरटी एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछता है, in some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile या mature? समझो एक मैंगो का ट्री है, 5 years के बाद उसने पहले फ्लावर किया, फिर फ्रूट्स आए,
फिर नेक्स्ट ईयर भी उसने फ्लावर किया, फ्रूट्स आए, फिर नेक्स्ट ईयर भी फ्लावर किया, फ्रूट्स आए। तो 2 बार फ्लावरिंग करने के बीच के वक्त को आप क्या कहोगे, जुवेनाइल फेज या मैच्योर फेज? तो हम उसे कहते हैं मैच्योर फेज। तो आप आंसर लिखना वहाँ पेज नंबर 9 पर, मैच्योर फेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्लाइड। एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स। जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं उनको कहते हैं एनुअल प्लांट्स। जिन्हें लाइफ साइकिल पूरी करने में 2 ईयर्स लगते हैं उन्हें कहते हैं बाइनियल प्लांट्स, और जिसे मोर देन 2 ईयर्स लगते हैं उसे कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, तो एनुअल और बाइनियल टाइप्स में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज आर डिस्टिंक्ट, या वो प्रॉपरली दिख कर आती है ये तीनों फेज। पेरिनियल स्पेसीज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। तो आपको नीट में आएगा इन विच स्पेसीज इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द 3 फेजेस, तो यू विल से पेरिनियल स्पेसीज। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में जो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं वो हम लर्न करते हैं अबाउट बाम्बू स्पेसीज। उसमें लिखा है इट फ्लावर्स वंस इन लाइफ, इट फ्लावर्स वंस इन अबाउट 50 to 100 ईयर्स, जो नीट में पूछा जा चुका है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नाम का एक प्लांट है जिसे नीला कुरंजी भी कहते हैं। इट फ्लावर्स वंस इन अबाउट 12 ईयर्स। ठीक है, दिस प्लांट इज प्रेजेंट इन हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, लास्ट टाइम वो फ्लावर हुआ था 2018 में। ठीक है, एनसीईआरटी में 2006 लिखा है, लेकिन उसके 12 ईयर्स बाद दैट इज़ 2018 में भी उसने फ्लावरिंग किया था स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना ने। फिर एनसीईआरटी एक सवाल पूछता है, उसके पहले मैं एक पॉइंट बोलता हूँ। वो एक पॉइंट डिस्क्राइब करता है, जैसे इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो चाहे वो वेजिटेटिव फेज हो या रिप्रोडक्टिव फेज हो, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, वो डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज। तो मैं आपको इस स्लाइड के ज़रिए कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स लर्न करवा रहा हूँ, साथ ही साथ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लर्न करके आपको वो भी सिखा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में एक और सवाल पूछा है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? तो उसका जवाब आप लिख देना वहाँ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो जवाब आप लिखोगे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। और उसके बाद कुछ एनिमल्स जो सीजनली एग ले करते हैं उसके एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, दे ले एग इन अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म्स में ग्रो होते हैं दे कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। तो पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स जो आर्टिफिशियल मेथड से दे कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। फिर हम प्लासेंटल मैमल्स की कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसा हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। प्लासेंटल मैमल्स यूथेरियंस, इनमें फीमेल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड ऑल्सो हार्मोन्स ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो 2 टाइप के हमें फेजेस पढ़ना है या 2 साइकिल पढ़ना है, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल में नॉन प्राइमेट्स में वो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स मैमल्स में। ईस्ट्रस साइकिल में ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्जॉर्ब, देयरफॉर नो फ्लो ऑफ ब्लड। एंडोमेट्रियम को आप लिख सकते हो, जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इट इज़ लाइनिंग ऑफ यूटेरस। इट इज़ लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ठीक है, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस। So in estrus cycle, broken endometrium is reabsorbed, there is no flow of blood. Example in non-primate mammals like sheep, cows, dogs, tiger, etc. Estrus cycle is seen. Then in menstrual cycle, there is a cyclical changes in ovary and uterus, and uterine endometrium is broken and it is released along with blood. So there is menstrual flow, the blood flow.
Example, primate mammals like monkeys, apes and human. So human are primates. ठीक है, तो ये था अबाउट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सम एनिमल्स आर सीजनल ब्रीडर्स, उनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है लाइक डियर. एंड सम एनिमल्स आर, या मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स लाइक कैटल एंड ह्यूमन. तो ये पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 पर मिलेंगे. ठीक है, फिर हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ सेनेसेंस. एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, slowing of metabolism are some of the parameters seen when we say that senescence has started. Okay, फिर एक पॉइंट लिखा है मैंने, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी. तो कौन सी 3 फेज है लाइफ की? वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज. एंड ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ. ठीक है, अभी हम नोट्स के मदद से ये पॉइंट थोड़े एक बार रिवाइज करते हैं. तो पहले नोट्स में से हम देखते हैं एजिंग वाला कंसेप्ट. एजिंग इट्स अ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट एजिंग स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजिंग रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद ही शुरू हो. एजिंग कैन स्टार्ट्स व्हेन द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑन. ठीक है, तो एजिंग इज डिफरेंट एंड सेनेसेंस इज डिफरेंट. तो बेटा आपको डिफरेंस समझना है. एजिंग लीड्स टू सेनेसेंस. आई विल रिपीट, इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट एजिंग स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब जब रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसी लाइफ स्पैन में, उसी फेज में एजिंग वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है. और एजिंग लीड्स टू द थर्ड फेज, दैट इज सेनेसेंस. ठीक है, सो द व्हाट इज सेनेसेंस? सेनेसेंस इज टर्मिनल irreversible stage of aging. In plant, it is characterized by yellowing and leaf fall. ओके, और फिर क्लोरोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है प्लांट्स में. सेनेसेंस ओल्ड एज स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो. जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा उसके बाद शुरू होता है सेनेसेंट फेज. लेकिन एजिंग का वैसा नहीं है. इट कैन गो अलॉन्ग द रिप्रोडक्टिव फेज. सेनेसेंस अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. और स्टडी ऑफ डेथ जो हमने लिविंग वर्ल्ड में लिखाया था आपको नोट्स में, इज कॉल्ड एज थैंथोलॉजी. ठीक है, तो ये हमने पढ़े 3 फेजेस और डिफरेंस बिटवीन एजिंग एंड सेनेसेंस. अभी नोट्स में से आप देख सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरिएशन, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, विगर एंड वाइटलिटी. वेरिएशन मतलब वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट फीचर्स. इट लीड्स टू इवोल्यूशन, वो प्रॉपर अडेप्ट कर पाते. विगर मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग जेनेटिकली. वाइटलिटी मतलब उनका लाइफ स्पैन, एडेप्टिव एबिलिटी अच्छा होता है. मोनोकार्पिक प्लांट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो एनुअल प्लांट्स के, वीट राइस, बाइनियल प्लांट्स के, कैरेट रेडिश, बाम्बू स्पेसीज, नीला कुरंजी ऑलरेडी हम स्लाइड की मदद से पढ़ चुके हैं. पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं. पेरिनियल एंड फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरवल्स एवरी ईयर like apple, mango, orange, grape vine. Very few perennial plants have flowers throughout the year, just like China rose. China rose ऐसा है प्लांट जो फ्लावर करता है थ्रू आउट द ईयर. China rose is also called as शू फ्लावर. एनिमल ब्रीडिंग में सीजनल ब्रीडर्स हमने पढ़े हैं. कंटिन्यूस ब्रीडर्स के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो. सो दिस वॉज सम रिविजन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने एनसीईआरटी में से पढ़े हैं. अभी हमने नोट्स के ज़रिए वो पढ़ लिए. अभी हम देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. कौन से 3 इवेंट्स होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो उसमें हमें 2 हेडिंग पढ़ना है. एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र. तो हम पहले पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ आवर नोट्स. तो गैमेटोजेनेसिस में 3 कंसेप्ट्स आप याद रखना, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ऊगैमी. ठीक है, व्हाट इज आइसोगैमी? इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स. तो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोगैमेट्स.
They have same structure and same size. They are generally flagellate or planogametes. Example Chlamydomonas. But the gametes of Spirogyra आपको पता है they are non-motile, that is non-flagellate. They are also called as aplanogametes. ठीक है, तो ये था about isogamy. Anisogamy, it involves fusion of gametes which are structurally similar but they differ in size. ठीक है, they differ in size. Structure same but size different. Example Chlamydomonas brownie. Oogamy में it involves fusion of a large non-motile female gamete or egg and a small motile male gamete called sperm, also called antherozoid. Example volvox, fucus and most animals. ठीक है, so this is about isogamy, anisogamy and oogamy. अभी हम देखते हैं अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. तो टर्म्स आपको पहले हम बेसिक टर्म्स आपको बताते हैं. जैसे पहले हम देखते हैं मोनोशियस प्लांट. यहाँ पर मैं एक कंसेप्चुअल डायग्राम निकालता हूँ. ये है प्लांट. अगर उसमें कुछ फ्लावर्स है मेल और कुछ फ्लावर्स है फीमेल, ये दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर है, तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनोइशियस. ठीक है, अभी ये दो प्लांट बनाता हूँ. इस प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर्स है, इस प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, तो इस कंडीशन को कहेंगे, कंडीशन नंबर 2 को डायोशियस. ठीक है, सो इन मोनोशियस प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स को हम स्टैमिनेट फ्लावर्स भी कहते हैं एंजियोस्पर्म में, और फीमेल फ्लावर्स को पिस्टिलेट फ्लावर्स. क्यों स्टैमिनेट कहते हैं मेल फ्लावर्स को? बिकॉज दे हैव स्टेमन्स. और फीमेल फ्लावर्स को हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स बिकॉज दे हैव कार्पेल और पिस्टिल, जो हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है जैसा यहाँ पर, तो हम उस केस को कहते हैं मोनोशियस. ठीक है, और अगर दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट तो हम उसे कहते हैं डायोशियस. तो मोनोशियस और डायोशियस ये टर्म हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल्स आपको लर्न करना है. मेज, कोकोनट, कुकुरबिट, पाइनस, कारा, रिक्सिया, जो हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था. डायोशियस प्लांट में डेट पाम, पपाया, मार्केंशिया और साइकस, इसमें से कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से लर्न करना है. अभी बेटा मोनोशियस ये टर्म एनिमल्स में भी यूज़ होती है, जैसे अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच, टेपवॉर्म. इन ऑर्गेनिजम्स में द सेम ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ द पार्ट्स, दैट इज टेस्टिस एज वेल एज ओवरी. तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं मोनोइशियस एनिमल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल्स. फिर डायोशियस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. इनमें ऑर्गेनिज्म है आइदर टेस्टिस और ओवरी, जैसे कॉकरोच, नेरिस एंड ऑल द हायर एनिमल्स. तो कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं. मोनोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, मोनोशियस एनिमल्स और डायोशियस एनिमल्स. ठीक है, डायोशियस एनिमल्स मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स और मोनोशियस एनिमल्स मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल्स. फिर फंगस में और कुछ प्लांट्स में हम ये टर्म यूज़ करते हैं होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक. बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम कहते हैं होमोथैलिक, मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. और हेट्रोथैलिक मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, द ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन ऑफ द टू पार्ट्स, आइदर मेल और फीमेल. तो ये पढ़ते वक्त आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 और 11 अच्छे से पढ़ना है. पेज नंबर 10 पर कुछ डायग्राम है, डायग्राम 1.5, वो डायग्राम अच्छे से देखना है. इट इज़ आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, उस डायग्राम में दिया है. फिर हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस और हेट्रोगैमेट्स इन ह्यूमन, वहाँ पर वो मेंशन किया है. तो वो डायग्राम आप देख सकते हो पेज नंबर 10 से. अभी हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. तो पहले हम देख लेते हैं हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है. मोनेरा, फंगाई, algae and bryophytes, they have haploid parent body. और डिप्लॉयड पैरेंट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और एनिमल्स. अब हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी में से जब गैमेट्स बनते हैं हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी में, तो द गैमेट्स आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन, जैसे हम ड्रोन के एग्जांपल से आपको बताते हैं. ठीक है, तो नीचे में ये एग्जांपल दिखता हूँ. ड्रोन, ड्रोन मतलब मेल हनी बी. ठीक है, मेल हनी बी, इट इज़ हैप्लॉइड. तो इट अंडरगोज जब गैमेटोजेनेसिस, तो जब वो गैमेट बनाता है
when it undergoes gametogenesis, it undergoes gametogenesis by mitosis to form haploid gametes. ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट मियोसिस गैमेट्स तैयार हो रहे हैं. तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर गैमेट बनते वक्त मियोसिस नहीं होता. फिर एनसीईआरटी आपको पूछता है क्या मियोसिस कभी नहीं होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो हैप्लॉइड होते हैं. तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस नहीं हो सकता, जैसे ड्रोन, हनी बी. ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज में, ये कहना ज़्यादा सही होगा, हैप्लॉइड स्टेज में मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी द क्रोमोसोम नंबर इज़ एन और उसमें मियोसिस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसा हमने ब्रायोफाइट्स देखा था, तो ब्रायोफाइट्स में ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज थी वो थी एन, तो इसमें मियोसिस पॉसिबल नहीं है. लेकिन ब्रायोफाइट की जब स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है, ब्रायोफाइट के लाइफ की स्पोरोफाइट स्टेज आती है, दैट इज 2n, उसमें मियोसिस हो सकता है. तो मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड स्टेज में नहीं हो सकता. इट कैन ऑकर इन डिप्लॉइड स्टेज ऑफ द लाइफ डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म. अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस, ज़ाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस. तो पहले हम गैमेटिक मियोसिस पढ़ लेते हैं. इट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. तो जब गैमेट्स बनते हैं एनिमल्स में, जैसा हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो गैमेट बनते वक्त मियोसिस होता है, तो उस मियोसिस को कहते हैं गैमेटिक मियोसिस. इट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. अब हम पढ़ते हैं स्पोरिक मियोसिस. एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ स्पोरिक मियोसिस का. माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसका हो रहा है मियोसिस और बन रहे हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. तो बेटा स्पोर्स बनते वक्त मियोसिस हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, इसलिए इस मियोसिस को हम कहते हैं स्पोरिक मियोसिस. इट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. तो ये हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ते वक्त, और हमने ये प्लांट किंगडम में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, स्पोर बनते वक्त मियोसिस जो होता है उसे कहते हैं स्पोरिक मियोसिस. फिर ज़ाइगोटिक मियोसिस क्लैमिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में देखा जाता है. ज़ाइगोट में मियोसिस होता है और बनते हैं स्पोर्स, सो दैट इज ज़ाइगोटिक मियोसिस सीन इन यूलोथ्रिक्स एंड क्लैमिडोमोनास. तो इसमें से कुछ कंसेप्ट्स आपको आगे क्लियर होंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे. आपको अभी सिर्फ एग्जांपल्स याद रखना है, टाइप्स याद रखना है. ज़ाइगोटिक मियोसिस इन क्लैमिडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, स्पोरिक मियोसिस इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड गैमेटिक मियोसिस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. अभी हम मियोसाइट की बात करते हैं. तो आप देख सकते हो मियोसाइट इट्स ए डिप्लॉइड सेल, इट्स ए गैमेट मदर सेल, और उसमें होता है मियोसिस और फिर बनते हैं गैमेट्स. सो मियोसाइट इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स एंड मियोसाइट इज डिप्लॉइड सेल. 2 मियोसाइट के नाम यहाँ लिखता हूँ. एक तो हम पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको भी हम मियोसाइट कहेंगे. और ह्यूमन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉयड होता है, इसे भी मियोसाइट कहेंगे. तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में, और जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में. तो आपको अभी के लिए पता होना चाहिए मियोसाइट आर डिप्लॉयड सेल एंड दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे जो टेबल दिया है उसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एंड क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स दिया है. तो ह्यूमन बींग्स में मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम, गैमेट में 23. हाउस फ्लाई में मियोसाइट में 12, गैमेट में 6 क्रोमोसोम्स. रैट में मियोसाइट में 42, गैमेट में 21. ऐसा डॉग, कैट, फ्रूट फ्लाई, ओफियोग्लॉसम, एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई और ओनियन का आपको कंप्लीट करना है वो टेबल. आप ऑब्जर्व करना, ओफियोग्लॉसम जो एक फर्न है उसके मियोसाइट में 1260 क्रोमोसोम होते हैं और उसके गैमेट में उसके हाफ दैट इज 630 क्रोमोसोम होते हैं. फिर ओनियन में एक करेक्शन करना है बेटा, जिसकी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ओनियन के मियोसाइट में, यहाँ लिखता हूँ, ओनियन का मियोसाइट में 2n विल बी 16 and n gamete will be having 8 क्रोमोसोम. तो ये करेक्शन कर लेना ओनियन में, जिसकी ओल्ड एनसीईआरटी है. न्यू एनसीईआरटी में
वो सही दिया है। तो ओनियन में मियोसाइट हैव 16 क्रोमोसोम एंड गैमेट हैव 8 क्रोमोसोम। सो दिस वाज रिगार्डिंग विद क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर जो डायग्राम्स दी है उसमें आपको दिखेगा अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल, कारा मोनोशियस प्लांट, मार्केंशिया डायोशियस प्लांट और स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप देख सकते हो। अर्थवॉर्म में आपको क्लाइटेलम नाम का स्ट्रक्चर मिलेगा। अर्थवॉर्म में आपको क्लाइटेलम नाम का स्ट्रक्चर मिलेगा डायग्राम में। वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना 14 to 16 सेगमेंट्स। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। क्लाइटेलम अर्थवॉर्म में कौन से सेगमेंट्स में होता है? 14 to 16 सेगमेंट्स में होता है क्लाइटेलम। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक algae, bryophytes एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो इनको वाटर लगता है फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, बिकॉज इन दिस केस थ्रू वाटर द मेल गैमेट्स दैट इज एंथेरोजॉइड्स एक्सेट्रा दे स्विम टूवर्ड्स आर्चिगोनियम। In seed plants like gymnosperms and angiosperms, pollen grains are the carriers of male gametes and O will have the egg. Pollen grains आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम में, pollen grains के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं सिफेनोगैमी। तो सिफेनोगैमी को लिखना पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Successful transfer and coming together of gametes is very essential for fertilization. Okay, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनते हैं और फिर गैमेट ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, ये लेक्चर या ये टॉपिक के साथ साथ आपको रिवाइज करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम और थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम। इसके MCQs आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हम आपको टेस्ट का डेट का जो शेड्यूल का जो मैसेज है वो व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको मोमेंटम बनाए रखना है, डेली रेगुलरली तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। ठीक है, आप कुछ भी डाउट्स आए तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।